गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। कक्षा 12 के बच्चे ध्यान दीजिएगा। आज हम सभी इंग्लिश प्रोज में सेकंड लेसन जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग में एक सब टाइटल इन्होंने दिया स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। बेटा इसमें दो पार्ट है। एक पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज और दूसरा पार्ट है आई वांट टू ड्राइव ए कार। क्लियर? तो आज हम पहली स्टोरी समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज की हिंदी में समरी देखते हैं। तो बेटा आइए और देखते हैं कि इसमें एक तथ्य दिया गया। लॉस्ट माने खो जाना, स्प्रिंग माने बसंत। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि बसंत होता क्या है। बसंत आप जानते हैं मेरे बताने से ज़्यादा कि बसंत एक ऋतु होती है। क्या कहते हैं, जो ठंडी बीतने के पश्चात आती है और उस बसंत के मौसम में जितने भी पौधे होते हैं, क्या कहते हैं, वृक्ष होते हैं, सब पुष्पों से लद जाते हैं, जैसा कि चित्र में मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। और ये अपने पुष्पों से लद जाते हैं, अपने खुशियों से भर जाते हैं। इनके दामन में खुशियाँ अपार आ जाती हैं। इनके ऊपर भंवरे मंडराने लगते हैं, तितलियाँ मंडराने लगती हैं और सूर्य देवता भी चमकने लगते हैं। कितना अच्छा अवसर होता है। अर्थात जो बसंत होता है वह हर मौसम का यौवन होता है, वह हर मौसम की बहार होती है, वह हर मौसम में से निकला हुआ एक चमकता हुआ सूर्योदय होता है। तो ये स्प्रिंग की बात हो गई। लेकिन अब लॉस्ट माने खोया हुआ। बेटा खोया हुआ बसंत जो, आइए अब आप कंपेयर करिए। जो बच्चे होते हैं जब तक वो कमाने और खाने में नहीं लग जाते हैं तब तक उनके जीवन का जो पल होता है वो सुखद बसंत के समान होता है। वे अपने जीवन की हर खुशियों को प्राप्त करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, अपने विकास को करते हैं, अपनी सोच को बढ़ाते हैं, अपने जीवन में एक खुशी के पल को अनुभव करते हैं। लेकिन इस धरती पर पैदा होने वाले कुछ बच्चों में से ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिनका बचपन खो जाता है, जिनका बसंत खो जाता है। वे बचपन से संघर्ष करने लगते हैं अपने पेट को पालने के लिए, अपनी जीविका को कमाने के लिए। इस प्रकार से उनके जीवन में कभी बसंत नहीं आता है और वे कमाने खाने के चक्कर में चलते 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 अंत में क्या हो जाते हैं, समाप्ति की तरफ चले जाते हैं। इसमें बेटा सब टाइटल दिया गया स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसका मतलब है कि जो चाइल्डहुड है, जिसे बचपन कहते हैं, उस बचपन के खो जाने की कहानियां है। क्लियर हो रहा है बेटा? इसमें पार्ट 1 है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन गार्बेज। कभी कभी मैं 1 रुपये कहाँ पर पा जाता हूँ बेटा? गार्बेज में पा जाता हूँ। अर्थात क्या कहते हैं, कचरे में पा जाता हूँ। बेटा इस कहानी की अगर बात किया जाए, इसका मेन कैरेक्टर है साहिब। साहिब एक छोटा सा लड़का है। क्लियर हो रहा बेटा? जो साहिब है वो क्या है? एक छोटा सा लड़का है जो अपने जीवन के सुनहरे अवसर को खो देता है और उसके सुनहरे अवसर के खोने की कहानी का वर्णन इस पाठ के माध्यम से लेखिका महोदया करना चाहती हैं, जिनका नाम है एनी जंग। तो बेटा
साहिब और साहिब का परिवार अपने हरे भरे खेतों को और प्राकृतिक सुंदरता में गिरते हुए झरनों को, नदियों को छोड़ करके ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें पेट भरने के लिए भोजन मिलता है मात्र, और कचरे के ढेर से उपयोगी कबाड़ को चुनते हैं और चुनने के पश्चात उसे बेच करके अपने पेट को पालने का कार्य करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कबाड़ियों को देखा होगा, कचरा चुनते हुए बच्चों को देखा होगा। उनके कपड़े एकदम गंदे रहते हैं, फटे पुराने रहते हैं। वो पेट तो किसी प्रकार से पाल लेते हैं, लेकिन अपने शरीर को ढकने के लिए उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते। उनके पैर नंगे होते हैं, उनके पैरों में जूते या चप्पल नहीं होते हैं। वो शारीरिक रूप से न तो स्वस्थ होते हैं, लेकिन फिर भी वे उसी कचरे में अपने आप को लगाए रखते हैं। पता नहीं कितनी मोहब्बत होती है उनको उन कचरे से। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पेट होता है, ये पेट भरने के लिए इंसान कोई भी कार्य करता है। आप अगर टहलेंगे, घूमेंगे, अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि पेट को भरने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। और इसी प्रकार से ये साहिब जो एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने पेट को भरने के लिए कचरे से कबाड़ को बीनता है। एक दिन की बात है कि जो लेखिका थी जिसका नाम है एनी जंग, एनी जंग को साहिब मिल जाता है रास्ते में, और वो कचरे से सोना खोजता है। क्या खोजता है बेटा? सोना खोजता है। यहाँ पर सोने का अर्थ ये है कि जैसे किसी धनवान व्यक्ति के लिए सोने का महत्व होता है, वैसे किसी गरीब कमज़ोर के लिए कचरा सोने के समान होता है। तब लेखिका महोदया ने क्या कहते हैं, साहिब से पूछा कि तुम एक काम क्यों करते हो? तुम एक काम क्यों करते हो? तब बेटा उन्होंने बताया कि ये काम इसलिए करते हैं ताकि वे अपने पेट को भर सकें। बेटा साहिब का जो घर है वो ढाका में था। कहाँ पर था? ढाका में था। बेटा लाइट चली गई है। तो लेखिका महोदया ने साहिब से पूछा कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो? हालांकि बात ये थी, साहिब ने जवाब दिया कि उसके आस पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। तो लेखिका ने कहा कि यदि मैं विद्यालय चलाऊं या खोलूं तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे? तो साहिब के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और मुस्कुराते हुए वो कहता कि हाँ, मैं बिल्कुल आऊँगा, पढ़ने के लिए आऊँगा। थोड़े दिन का समय बीतता है। एक दिन अचानक साहिब लेखिका को देख जाता है और उनके पास दौड़ते हुए आता है और पूछता है कि क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया, जहाँ पर मैं पढ़ सकता हूँ, जहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई को कर सकता हूँ? मुझे बड़ी लज्जा आई, क्योंकि मैंने तो झूठा वादा किया था, वास्तव में वादा नहीं किया था। जैसे देश के लोग गरीब जनता के साथ, गरीबों के साथ वादा किया करते हैं, केवल पूरा नहीं करते हैं। मैंने पुनः एक बहाना बनाया और कहा कि विद्यालय को तैयार होने में समय लगता है। इस वादे पर बड़ा ही रूखापन उसके चेहरे पर आ गया। बेटा मैं तो साहिब को कई महीनों से जानती थी। मैंने जब उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया, साहिब ए आलम। साहिब
ए आलम। मैंने उस बालक से जब अपना नाम पूछा तो उसने बताया कि साहिब आलम। नाम तो उसका साहिब आलम था, लेकिन स्पष्ट है कि वह बालक ये नहीं जानता था कि उसके नाम का अर्थ क्या होता है। उसके नाम का अर्थ है बेटा दुनिया का मालिक। क्लियर हुआ भैया? उसके नाम का अर्थ है दुनिया का मालिक। उसके नाम को सुनने के बाद बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वह अपने नाम के अर्थ को नहीं जानता है। अपने दोस्तों के साथ में गलियों में घूमता है। नंगे पैरों वाले बच्चों की एक सीना सुबह चिड़ियों की भांति चारों तरफ फैल जाती है कचरे में। कचरे से कबाड़ को ढूंढती है। फिर उसके बाद दोपहर के समय वो एकदम गायब हो जाते हैं। महीनों बाद में उन सभी बालकों को अच्छी तरह से पहचानने लगी। मैंने एक दिन उनमें से एक बालक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? उसने एक सादा सा उत्तर दिया कि मेरी माँ चप्पलों को टांड से नीचे नहीं उतारती है, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ। एक दूसरा लड़का था जो जूते तो पहना था, लेकिन एक पैर में दूसरा जूता और दूसरे पैर में दूसरा जूता, अर्थात वो जूते बेमेल थे। उसने उत्तर दिया यदि उसकी माँ जूते नीचे उतार भी देगी तो वह उसे फेंक देगा, पहनेगा नहीं। जब मैंने इस पर टिप्पणी की तो उस लड़के ने अपने पैर को भूमि पर घसीटते हुए और कुछ नहीं कहा, केवल भूमि पर उसने अपने पैरों को घसीटा और कुछ नहीं कहा। तीसरे लड़के, उसमें एक लड़का और था, तीसरा लड़का जो अपने जीवन भर जूता नहीं प्राप्त कर पाया था, उसने कहा मैं जूता पहनना तो चाहता हूँ। देश में यात्रा करते समय मैंने बच्चों को नगरों में और गाँव के सड़कों पर नंगे पैरों चलते देखा है। यह पैसे की कमी के कारण नहीं है, वरन नंगे पैर चलना एक परंपरा है। तो मैं भी नंगे चलता हूँ। इसका एक स्पष्टीकरण है। मुझे आश्चर्य हुआ कि लगभग गरीब बने रहने का यह एकमात्र बहाना होता है। 3 लड़कों ने 3 प्रकार का जवाब दिया, आपके सामने जो था। चलिए आगे देख लेते हैं। एक व्यक्ति थे जो उदीपी के रहने वाले थे। कहाँ के बेटा? उदीपी के रहने वाले थे। उन्होंने एनिजंग को एक कहानी सुनाई कि जब वह एक छोटा सा लड़का था, वह एक मंदिर के पास से होकर के स्कूल जाया करता था और उस मंदिर में उस लड़के के पिता पुजारी थे। वह मंदिर में थोड़ी देर रुक जाता था और जूतों की जोड़ी के लिए मंदिर में देवी देवताओं से प्रार्थना करता था कि मुझे भी जूते की जोड़ी मिल जाए। 3 वर्ष के पश्चात लेखिका बताती है कि मैंने उसका कस्बा और उसका मंदिर देखा जो बिल्कुल उजड़ गया था। 3 वर्ष का समय बीतने के पश्चात जब उस मंदिर को देखा, उस कस्बे को देखा तो बिल्कुल उजड़ा पड़ा हुआ था। उस मंदिर के पीछे नया पुजारी रहता था। लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ वहाँ पर थी। एक छोटा सा लड़का जो सलेटी रंग की वेशभूषा पहने था, जूते और जुराब भी पहने था, हाफता हुआ आया और अपना बस्ता एक फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। लड़के की ओर देखते हुए मुझे दूसरे लड़के की याद आई जो देवी से प्रार्थना करता था जूते के लिए। जब अंत में उसे जूते की जोड़ी प्राप्त हुई तो उस लड़के ने कहा कि मैं ये जूते कभी नहीं खोऊंगा। देवी माँ ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। पुजारी की लड़के की तरह अब छोटे लड़के जूते पहनते थे, लेकिन बहुत से अन्य लड़के जैसे मेरे पड़ोस में कबाड़ियों के लड़के बिना जूते के ही रहते थे। न उनके पास जूते होते थे, न सही ढंग के कपड़े होते थे, न सही ढंग से उनको शिक्षा मिलती थी,
न सही ढंग से उनको खेलने की व्यवस्था थी। ये था बच्चों का जीवन। ये नंगे पैर चलने वाले जो कबाड़ी थे, इनका मेरा जो जान पहचान हुआ वह मुझे एक स्थान पर ले गई, जिस स्थान का नाम था सीमापुरी। सीमापुरी दिल्ली के बाहरी इलाके में था, बिल्कुल उजड़ा हुआ था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और क्या कहते हैं, वहाँ पर जो लोग रहते थे वो अवैध रूप से बसे थे, उनका वहाँ पर रुकने का कोई वैध नहीं था। सन 1971 की बात है कि यहाँ पर बसने वाले लोग बांग्लादेश से आए थे और आकर के यहाँ पर बस गए। साहिब का परिवार भी उन्हीं लोगों में से एक था जो सीमापुरी में रहते थे। और धीरे धीरे जो परिवार वहाँ पर बसे थे, उनके बसने के कारण अब वहाँ पर स्थान खाली नहीं था। जो लोगों ने मकान बनाया था वो कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, और मकान के ऊपर जो छतें थी वो टीन और तिरपाल की थी। सीवर लाइन न थी और न तो पीने के पानी की उचित व्यवस्था थी। इस स्थान पर 10,000 कबाड़ी रहते थे। वे 30 वर्षों से ज़्यादा इस समय यहाँ रह रहे थे। 30 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया था कि वे कबाड़ी इस स्थान पर रह रहे थे। उनके पास न तो कोई पहचान पत्र था, न तो उनके पास कोई परमिट थी, लेकिन उन्हें रेशन कार्ड मिल गया था, जिससे उनके नाम मतदाता सूची में आ गए थे। और उसी राशन कार्ड से वे सस्ते दाम पर अनाज खरीद सकते थे। आप तो जानते हैं कि जो नेता होते हैं वो वोट के लिए एक पहचान पत्र तो उपलब्ध करा देते ताकि उनको वोट मिल सके, और दूसरी तरफ उन्हें अनाज भी सस्ते दामों पर मिल जाता था। बेटा, उनकी पहचान हो या न पहचान हो, वो कौन है या कौन नहीं है, उनके पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनके लिए ज़रूरी था भोजन। उनका पेट भरे, चाहे उनके पास मकान हो या न हो, खेलने की व्यवस्था हो या न हो, बच्चे विद्यालय जाएं या न जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उनको भोजन मिले। मैंने कुछ स्त्रियों से पूछा जो फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए थी कि तुम लोग अपने हरे भरे खेतों, नालियों को छोड़कर यहाँ क्यों आए हो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि दिन छिपने से पहले हम अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं और हमारे पेट में दर्द न हो, ऐसी दशा में हम सो जाते हैं, तो हम यहाँ रहना बेहतर समझते हैं उन खेतों की अपेक्षा जो हमें अन्न नहीं दे सकते हैं। यहाँ रह करके हम अपने परिवार को भोजन करा देते हैं, साथ ही साथ सो जाते हैं ताकि पेटों में दर्द न हो, भूखे पेट। जहाँ कहीं भी उन लोगों को भोजन मिलता वहीं पर वो तंबू गाड़ देते थे। बस चलते फिरते उनके घर होते थे, उनके बच्चे वहीं बड़े होते थे और अस्तित्व में आने पर उनके सहभागी होते थे। सीमापुरी में अस्तित्व का अर्थ था कबाड़ का काम करना। वर्षों से सीमापुरी में ललित कला का बड़ा आकार प्राप्त कर लिया था। कचरा उनके लिए सोना था, क्योंकि कचरे से ही वो अपनी जीविका चलाते थे। वह उनकी रोजी थी और वह उनके सिर पर छत था। वो भले ही चूता था, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे भी ज़्यादा और कुछ नहीं था। साहिब ने कहा कि कचरा जब हम लोग ढूंढते हैं तो कभी कभी 1 रुपये मिल जाते हैं उसी कचरे में पड़े हुए, और कभी कभी 10 रुपये के नोट भी मिल जाते हैं। इतना कहते कहते उसकी आंखों में चमक आ गई। लेखिका ने कहा कि जब तुम्हें कचरे के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाता है तो तुम उसकी खोज करना क्यों नहीं बंद कर देते, क्योंकि वहाँ से और अधिक प्राप्त होने की आशा नहीं है।
साहिब ने कहा कि वहाँ से और ज़्यादा प्राप्त करने की आशा नहीं है। बच्चों के लिए कचरे का अर्थ अलग था, माता पिता के लिए कचरे का अर्थ अलग था। बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य से लिपटा हुआ, बड़ों के लिए अस्तित्व था, जीने का अस्तित्व था, जिसके आधार पर वे लोग जीते थे। जाड़ों की सुबह मैंने साहिब को एक बाड़ था उसके फाटक के सामने खड़े हुए देखा। अंदर 2 युवक टेनिस खेल रहे थे, वह उसे बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा था। साहिब ने हिचकिचाते हुए कहा कि मुझे टेनिस खेलना बड़ा पसंद है। जब वो लोग टेनिस खेल करके चले जाते हैं तो यहाँ का जो चौकीदार है वह मुझे अंदर जाने देता है और मुझे झूला भी झूलने देता है। मैं अंदर चला जाता हूँ और झूला भी झूल लेता हूँ। बेटा कुछ छूटा तो नहीं? चला जाता हूँ और अंदर झूला झूल लेता हूँ। साहिब भी उस समय जूते पहने हुए था। उसके गंदे कमीज और नेकर पर विचित्र लग रहे। जूता तो पहने था लेकिन जो कपड़े थे वो गंदे थे। जो नेकर था वो भी गंदा था, उस पर बड़ा विचित्र लग रहा था। स्पष्टीकरण के रूप में वो कहता है, किसी ने मुझे ये जूते दिए थे। वास्तव में किसी धनी लड़के ने उसे बेकार समझकर फेंक दिया था, जिसको आज साहिब पहने हुए था, क्योंकि जूते में छेद हो गया था। लेकिन साहिब को जूते में हुई छेद की कोई परवाह नहीं थी कि जूते में छेद है या नहीं है, क्योंकि जो नंगे पैर चलता था उसके सपने तो साकार हुए, कम से कम उसे जूता तो मिला। जिस खेल को वह इतनी सावधानी से देख रहा था वह खेल उसकी शक्ति से परे था। एक सुबह मैंने साहिब को दूध के बूथ पर जाते हुए देखा, जहाँ पर दूध बिक्री होती थी। साहिब के हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। दूर से संकेत करते हुए साहिब ने कहा कि सड़क पर दूर अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, जहाँ पर मुझे भरपेट भोजन मिल जाता है और 800 रुपये मिल जाते हैं। तो मैंने साहिब से पूछा, क्या तुम्हें वह काम पसंद है? मैंने देखा कि उसके चेहरे से बेफिक्री गायब हो चुकी थी। स्टील का कनस्टर अधिक भारी प्रतीत होता है। प्लास्टिक की उस थैले से जिस थैले को अपने कंधे पर टांग करके कबाड़ बेचा करता था वह उसका थैला था, लेकिन एक कनस्टर उस दुकानदार का था। बेटा, जब वह अपने कंधे पर उस प्लास्टिक के थैले को टांग करके कबाड़ बीनता था तो वह स्वतंत्र था। उसके ऊपर किसी का राज्य नहीं था, वह किसी का गुलाम नहीं था। लेकिन आज तो वो गुलाम था, आज वो मालिक नहीं था, आज वो नौकर था। क्लियर हो बेटा? तो कहने का मतलब है कुछ कबाड़ के कार्य को स्वतंत्र रूप से करते थे, निष्पक्ष रूप से करते थे। लेकिन आज चाय की दुकान पर वह स्वतंत्र था, लेकिन बेफिक्र था, उसे पेट पर भोजन मिल रहा था। तो इस प्रकार से प्रथम भाग का समरी समाप्त होती है। नेक्स्ट डे पे हम लोग इसकी डिटेल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।